गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो सेल का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा की थी। अब इस लेक्चर में हम गिफ्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सो गिफ्ट के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 120 से 129 तक किए गए हैं। इसमें गिफ्ट के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं और उसमें चर्चा की गई है गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट डिफाइंड, और गिफ्ट कैसे किया जाता है, क्या ओरली करना है या रिटन करना है, कब रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये बात हम पढ़ेंगे। फिर एक वैलिड गिफ्ट के एलिमेंट्स क्या हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि गिफ्ट वॉइड किन कंडीशंस में होता है, और एक गिफ्ट का प्रकार है ये ऑनरस गिफ्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं दुर्भर दान। तो ये दुर्भर दान क्या है ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सल डोनी क्या है, इसके बारे में भी एक सेक्शन डिवोटेड है। इसको हिंदी में सर्वस्व आदाता कहते हैं, ये क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम गिफ्ट के रिवोकेशन पर, यानी कि गिफ्ट यदि एक बार कर दिया है तो क्या उसका विखंडन किया जा सकता है, यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में विखंडन किया जा सकता है, क्या गिफ्ट को हम सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी इस चैप्टर में जो चैप्टर 7 है ये गिफ्ट से रिलेटेड, इस चैप्टर 7 में प्रोविजंस किए गए हैं। तो हम सभी प्रोविजंस को एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम गिफ्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। गिफ्ट जब भी कभी शब्द आता है तो सबसे पहले उसके बारे में एक बात दिमाग में आएगी, गिफ्ट यानी प्रॉपर्टी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर। यदि हम उसको एक सेंटेंस में कह सकें तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी विदाउट कंसीडरेशन, ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन इज गिफ्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल, मॉर्गेज, लीज, ये सारे जितने भी स्पेसिफिक ट्रांसफर्स हैं इनके लिए कुछ ना कुछ कंसीडरेशन दिया जा रहा था, लेकिन गिफ्ट एक ऐसा ट्रांसफर है जो विदाउट कंसीडरेशन होता है। तो इसकी डेफिनेशन पे एक नज़र डालते हैं। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee and accepted by or on behalf of the donee। तो गिफ्ट के जो एलिमेंट्स सामने निकल के आते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि गिफ्ट जो है वो एक काइंड ऑफ अ ट्रांसफर है। और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सेक्शन 5 टीपीए एक्ट में हमने पढ़ा है कि लिविंग टू लिविंग के बीच में जो ट्रांसफर है उसके रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है। ये लिविंग टू लिविंग के बीच में जो ट्रांसफर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वहाँ अप्लाई होता है, यानी कि लिविंग टू लिविंग, इसको हम टेक्निकल टर्म है जो इंटरवाइवोस ट्रांसफर भी बोलते हैं, जो कि लिविंग टू लिविंग, एक लिविंग से दूसरे लिविंग के बीच में जो ट्रांसफर होता है, ऐसे ट्रांसफर्स जो हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होते हैं। तो हम जिस गिफ्ट की बात यहाँ कर रहे हैं, ये गिफ्ट भी जिस गिफ्ट की बात कर रहे हैं, एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को जो गिफ्ट कर रहा है हम उस गिफ्ट की बात करते हैं, और वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होता है। अच्छा, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी दोनों की ही गिफ्ट की बात इसमें की गई है, यानी कि जो गिफ्ट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी है और इमूवेबल के रिगार्डिंग भी है। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट न केवल अचल संपत्ति के दान के बारे में वो प्रावधान करता है, बल्कि ये चल संपत्ति के दान के बारे में भी प्रावधान करता है। जबकि हम सेल जो भी हमने पिछले वीडियो में समझा था वो केवल अचल संपत्ति के बारे में था। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दान चल और अचल संपत्ति दोनों का ही टीपी एक्ट में बताया गया है। फिर वो ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, वो वॉलेंटरी होना चाहिए, यानी बिना किसी दबाव के होना चाहिए, स्वेच्छा, फ्री विल से होना चाहिए ट्रांसफर, एंड विदाउट कंसीडरेशन, बदले में इसकी कुछ भी, ना कोई मनी कंसीडरेशन, ना कोई ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन, कोई भी कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रतिफल नहीं होना चाहिए। कंसीडरेशन जब वर्ड यहाँ आया है तो जाहिर सी बात है कि इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसीडरेशन को सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है।
तो ये 2D वाली जो डेफिनेशन है वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है उसको ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कंसिडरेशन मीन्स एनीथिंग विच हैज वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, विधि की दृष्टि में उसका कुछ मूल्य है, वो कंसिडरेशन है। तो ये विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए गिफ्ट। अब जो गिफ्ट कर रहा है वो पर्सन, जो ट्रांसफरर है, उसको हम डोनर बोलते हैं, इसको हिंदी में दाता बोलते हैं। और जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है ये इसको डोनी बोलते हैं, ये आदाता बोलेंगे। और एक रिक्वायरमेंट और है कि केवल ट्रांसफर करने से नहीं बल्कि डोनी के द्वारा वो गिफ्ट एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए। तो या तो डोनी स्वयं एक्सेप्ट कर ले या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो डोनी के द्वारा एक्सेप्टेंस जरूर होना चाहिए। और ये एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेसली एक्सेप्टेंस करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं, फैक्ट्स ऐसे हैं जिनके आधार पर हम प्रजम्पशन कर सकते हैं कि एक्सेप्टेंस कर लिया है डोनी ने। सपोज जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है डोनी उसके पोजेशन में पाया जाता है, तो उसका पोजेशन भी अपने आप में ये प्रजम्पशन करने का एक आधार बनता है कि उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक्सेप्टेंस इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये दोनों प्रकार की हो सकती है, अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। फिर प्रश्न ये उठता है कि एक्सेप्टेंस कब करनी होगी। तो इसके बारे में टीपी एक्ट कहता है कि सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। जो ट्रांसफरर है, जो दाता है, उसके जीवन काल के दौरान ही एक्सेप्ट करना होगा। एंड ये भी कंडीशन इसके साथ जरूरी है, वाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग, वो देने के लिए सक्षम भी है उस समय। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यदि डोनर की डेथ हो जाती है और डोनी ने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है तो फिर ऐसा गिफ्ट वॉइड है। तो एक्सेप्टेंस के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, यदि डोनी की डेथ हो जाती है एक्सेप्टेंस करने से पहले तब भी गिफ्ट वॉइड है आपका। तो ये कंडीशन में गिफ्ट वॉइड हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गिफ्ट के मामले में जो डोनी है वो माइनर पर्सन भी हो सकता है। तो ए माइनर पर्सन कैन ऑल्सो बी अ डोनी। अब गिफ्ट हाउ इफेक्टेड, गिफ्ट कैसे किया जाता है। तो गिफ्ट, जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम सेल में देख रहे थे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये या उससे अधिक थी, अचल संपत्ति की वैल्यू, तो वो गिफ्ट रजिस्टर्ड, सेल रजिस्टर्ड होना आवश्यक था, रिटन और रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा विक्रय किया जाना आवश्यक था। लेकिन गिफ्ट में प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी हो, गिफ्ट हमेशा ही रजिस्टर्ड होगा। तो ये रजिस्टर्ड भी होगा, ये रिटन भी होगा, और कम से कम 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेड भी होगा, यानी कम से कम 2 अटेस्टिंग विटनेस भी चाहिए इसके लिए, गिफ्ट के लिए। तो रिटन, अटेस्टेड एंड रजिस्टर्ड हम पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं हम, अचल संपत्ति का दान जब कर रहे हैं ना, अचल संपत्ति का जो दान कर रहे हैं, द ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ ध्यान दें, मस्ट बी इफेक्टेड, ये कंपलसरी है कि अचल संपत्ति का दान है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही होगा, और साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर, और दाता का हस्ताक्षर होना उस पर बहुत जरूरी है, डोनर का साइन होना आवश्यक है, और रिटन और रजिस्टर्ड होगा, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी ही क्यों ना हो। एंड अटेस्टेड, कम से कम 2 साक्ष्यों के द्वारा वो अनुप्रमाणित होगा। अटेस्टेशन के बारे में डेफिनेशन क्लोज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। तो कम से कम 2 विटनेस ने उसको अटेस्ट किया हो गिफ्ट डीड को, ये भी जरूरी है। अब ये तो अचल संपत्ति की बात हो गई, लेकिन अगर चल संपत्ति की बात करें तो ये आगे कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर में बी इफेक्टेड ईदर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड एज एफोरसेड और बाय डिलीवरी। यानी कि चल संपत्ति का यदि गिफ्ट करना है तो चाहे तो रिटन और रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कर लें, और चाहे तो प्रॉपर्टी की डिलीवरी करके कर दें, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो इवन बाय डिलीवरी भी हम कर सकते हैं चल संपत्ति के दान की जहाँ तक बात है। और
सच डिलीवरी में बी मेड, ये बता रहे हैं कि डिलीवरी कैसे की जाएगी। सच डिलीवरी में बी मेड इन द सेम वे एज गुड्स सोल्ड में बी डिलीवर्ड, जैसे किसी सामान को डिलीवर किया जाता है उसी तरह से डिलीवरी करना है, कोई स्पेशल तरीका नहीं है डिलीवरी करने का। तो एक ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, यही एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुस्लिम विधि में जो गिफ्ट हैं तो सेक्शन 129 है, वो सेक्शन 129 ये कहता है कि इस चैप्टर का कोई भी जो प्रोविज़न है वो मुस्लिम विधि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो गिफ्ट किया जाता है वो केवल डिलीवरी मात्र से कर दिया जाता है। तो संपत्ति की डिलीवरी पोजेशन से जो दान करने वाला है वो दान करने के अपने आशय की घोषणा करता है, डिक्लेरेशन करता है, और वो संपत्ति की डिलीवरी उस पर्सन को कर देता है, तो डिलीवरी से ही गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी वहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो जहाँ तक मुस्लिम विधि की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये एलिमेंट्स मैंने आपको बताई दिए हैं, पार्टीज डोनर एंड डोनी होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और जिसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि गिफ्ट हमेशा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में ही किया जाएगा, जो प्रॉपर्टी अस्तित्व में है, वर्तमान में जो प्रॉपर्टी अस्तित्व में है उसके बारे में, भविष्य की प्राप्त होने वाली किसी संपत्ति के बारे में गिफ्ट मान्य नहीं है। इसलिए यहाँ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। और एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि जो डोनी है ये एक एसर्टेन पर्सन होना चाहिए। डोनी जो है वो एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि आप किसी पब्लिक को ट्रांसफर जनरली नहीं कर सकते, एज पब्लिक एज जनरल ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप किसी निश्चित व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ही मस्ट बी एन एसर्टेन पर्सन। और प्रॉपर्टी भी निश्चित होना चाहिए, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी वर्तमान में होना चाहिए। भविष्य के बारे में कोई दान नहीं किया जा सकता है। यदि कोई दान ऐसा किया जा रहा है जिसमें कि प्रॉपर्टी जो है प्रेजेंट की प्रॉपर्टी है प्लस आप फ्यूचर की किसी प्रॉपर्टी को भी गिफ्ट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की प्रॉपर्टी के संबंध में वो जो गिफ्ट है वो वैलिड है, लेकिन फ्यूचर की प्रॉपर्टी के संबंध में वो जो गिफ्ट है वो वॉइड है। अच्छा, वॉइड गिफ्ट्स की हम बात करेंगे तो इस चैप्टर में जो प्रोविजंस हैं उसके रिगार्डिंग में हम उनके बारे में बात करते हैं कि गिफ्ट कब शून्य है। तो यहाँ बताया गया है कि डेथ ऑफ द डोनी बिफोर एक्सेप्टेंस, ये सेक्शन 122 जो अभी हमने मेंशन किया था ये बताता है। तो ये जो है डेथ हो जाने से डोनी के, एक्सेप्टेंस से पहले डोनी की डेथ हो जाती है तो वो गिफ्ट वॉइड हो जाता है। अब देखिए, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लस फ्यूचर प्रॉपर्टी वॉइड एज टू द लेटर, यानी कि एक व्यक्ति एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और प्लस एक फ्यूचर प्रॉपर्टी, ये दोनों का गिफ्ट कर रहा है, तो ये गिफ्ट जो है वो फ्यूचर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वॉइड है और जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग वैलिड है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी का मिक्सअप करके वो ट्रांसफर किया जा रहा है तो पूरा गिफ्ट ही वॉइड है, पूरा गिफ्ट वॉइड नहीं होगा। एग्जिस्टिंग के संबंध में वैलिड है, फ्यूचर के संबंध में वो फेल है। अब ये देखिए, अगर कभी एक से अधिक व्यक्तियों को दान किया जाता है और उनमें से एक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है उस गिफ्ट को वहां तक वैलिड है, और जो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके संबंध में वो गिफ्ट वॉइड है। तो क्या कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अ गिफ्ट ऑफ अ थिंग टू टू और मोर डोनी ऑफ whom one does not accept it is void as to the interest which he would have taken and he accepted। तो जो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है उनके संबंध में वॉइड है, जो एक्सेप्ट कर लेता है उसके संबंध में वो गिफ्ट जो है वो उसके शेयर तक जितना उसको दिया जा रहा है वो वैलिड है। तो एक ये प्रोविजन ध्यान में रखेंगे। अब जो मैंने बताया था कि गिफ्ट की एक स्पेशल कैटेगरी है ऑनरस गिफ्ट। तो कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ लायबिलिटी होती है, सपोज उसके ऊपर कोई चार्ज है, किसी ऋण का चार्ज है या अदर कोई भी चार्ज है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो व्यक्ति उसको ट्रांसफर कर रहा है और उसमें ऑब्लिगेशन भी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट भी कर रहा है लेकिन उस प्रॉपर्टी पे कुछ ऑब्लिगेशन भी है, कुछ लायबिलिटी भी है। तो डोनी
की ये ड्यूटी है कि अगर वो गिफ्ट लेना चाहता है तो उसे फुल्ली एक्सेप्ट करना पड़ेगा लायबिलिटी के साथ उस प्रॉपर्टी को। वो ये नहीं कर सकता कि लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगा फ्री फ्रॉम लायबिलिटी, ऐसा नहीं होगा। उसे दोनों ही चीज़ें एक साथ एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है लायबिलिटी को तो फिर वो उस गिफ्ट से कुछ भी नहीं उसको मिल पाएगा। तो उसे लायबिलिटी के साथ ही उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे गिफ्ट, इनको दुर्भर दान कहा गया है। दुर्भर दान, प्रॉपर्टी पे कुछ लोड होता है, ऐसी प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है तो एक ही ट्रांजैक्शन में की जा रही है। लेकिन अगर सेपरेट ट्रांजैक्शंस में की जा रही है तो फिर सेपरेट ट्रांजैक्शन में एक प्रॉपर्टी है जिसपे कोई भी किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं है, वो ट्रांसफर की जा रही है, और दूसरे ट्रांजैक्शन में उसको ऐसी प्रॉपर्टी की जा रही है जिसपे लायबिलिटी है। तो फिर वो जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है। वो जो गिफ्ट है वो वैलिड होगा उसके लिए, अगर इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है तो ये सेक्शन को हम एक बार रीड कर लेते हैं। वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ट्रांसफर टू द सेम पर्सन, पर्सन भी सेम होना चाहिए, ऑफ सेवरल थिंग्स, कई चीजें ट्रांसफर की जा रही हैं, ऑफ विच वन इज एंड द अदर्स आर नॉट बर्डनड बाय एन ऑब्लिगेशन, एक पर कोई ऑब्लिगेशन है, तो द डोनी कैन टेक नथिंग बाय द गिफ्ट अनलेस ही एक्सेप्ट इट फुल्ली। तो उसे अगर फायदा स्वीकार कर रहा है तो साथ में लायबिलिटी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। बट इसका एक अपवाद है, वो ये है कि वेयर अ गिफ्ट इज इन फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स टू द सेम पर्सन ऑफ सेवरल थिंग, फिर अगर सेपरेट ट्रांजेक्शन में किया जा रहा है तो डोनी इज एट लिबर्टी टू एक्सेप्ट वन ऑफ देम एंड रिफ्यूज द अदर्स ऑल्दो द फॉर्मर मे बी बेनिफिशियल एंड द लेटर ऑनरस। तो दो सेपरेट ट्रांजेक्शन है तब बात अलग हो जाती है। तो दिस इज ऑनरस गिफ्ट सेक्शन 127। ऑनरस गिफ्ट यदि किसी डिस्क्वालिफाइड पर्सन को, सपोज किसी माइनर को किया जा रहा है, तब क्या सिचुएशन बनती है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है उस गिफ्ट को तब भी वो ऑब्लिगेशन से बाउंड नहीं है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आ पाती है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो जाता है और वो अवेयर हो जाता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक ऐसी लायबिलिटी है, ऐसा ऑब्लिगेशन है, और तभी वो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन को अपने पास रखता है, तब फिर वो उस ट्रांजेक्शन से बाउंड हो जाता है, उस लायबिलिटी से बाउंड हो जाता है। So Dhoni cannot, Dhoni not competent to contract and accepting property burdened by any obligation is not bound by his acceptance. But if after becoming competent to contract and being aware of the obligation, he retains the property giving, he becomes so bound. तो ऑनरस गिफ्ट अगर किसी माइनर को किया जाए, किसी डिसक्वालिफाइड पर्सन को किया जाए तो वो लायबिलिटी से बाउंड नहीं होता है। बट जब वो कॉम्पिटेंट हो जाता है और फिर भी प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है तब फिर वो बाउंड हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऑनरस गिफ्ट के बारे में जो मैंने आपको अभी समझाया। ये यूनिवर्सल डोनी है। यूनिवर्सल डोनी सेक्शन 128 में बताया गया है। इसको हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है सर्वस्व आदाता यूनिवर्सल डोनी। ये यूनिवर्सल डोनी वो व्यक्ति है जिसको किसी व्यक्ति ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज का दान कर दिया है। Subject to the provision of section 127 where a gift consists of the donor's whole property, सारी प्रॉपर्टी डोनर दे रहा है अपनी, then the donee is personally liable for all the debts due by and liabilities of the donor at the time of the gift to the extent of the property comprised therein। तो जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य को अपनी सारी संपत्ति का दान करता है तो फिर वो जो अदाता है, वो जो डोनी है, वो प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई डेट्स हैं और जो डोनर की जो भी लाइबिलिटीज हैं वो उन सब के लिए लायबल हो जाता है। और यहाँ एक वर्ड का यूज किया गया है, इसको भी दिमाग में रखें कि डोनी इज पर्सनली लायबल, उसको व्यक्तिगत रूप से लायबल बना दिया गया है फॉर ऑल द डेट्स, सारे ऋण जो हैं डोनर के उनके लिए, एंड जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं डोनर की। तब एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट, उस गिफ्ट के समय पे जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी ऋण हैं, उनके लिए वो लायबल हो जाता है। दैट इज यूनिवर्सल डोनी।
नाउ गिफ्ट के रिवोकेशन के बारे में बात करेंगे। क्या गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है अगर एक बार गिफ्ट कर दिया तो सेक्शन 126 कहता है कि भाई डोनर और डोनी ऐसा म्यूचुअली एग्रीमेंट कर सकते हैं कि किसी निश्चित घटना के घटित होने पे ये जो गिफ्ट है वो सस्पेंड हो जाएगा या वो विखंडित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और लेकिन वो जो घटना है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो डोनर की विल पर ही आधारित हो, वो उसकी इच्छा पे आधारित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी गिफ्ट में डोनर ने ये लिख दिया है गिफ्ट डीड में कि ये गिफ्ट कभी भी मेरी इच्छा के आधार पर विखंडित मैं कर सकता हूँ इसको, तो ऐसा गिफ्ट तो वॉइड है, ऐसा गिफ्ट वॉइड है, शून्य है। तो ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट होना चाहिए सबसे पहले तो डोनर एंड डोनी के बीच में इसके लिए, और दूसरा स्पेसिफाइड इवेंट होना चाहिए, हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट विच डज नॉट डिपेंड, जो कि डोनर की इच्छा पे डिपेंड ना करता हो, ये है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और किसी कंडीशन में तो इसमें लिखा है कि ए गिफ्ट में ऑल्सो बी रिवोक्ड इन एनी ऑफ द केसेस इन विच इफ इट वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इट माइट बी रिसेंडेड। अब जो गिफ्ट है उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी आधार पे आप इस गिफ्ट को वॉइड कर सकते हो, इसको रद्द करा सकते हो, जहां किसी संविदा को आप रद्द करा सकते हो, जिन आधारों पर किसी संविदा को विखंडित करा सकते हो, उन सभी आधारों पर, बस एक आधार छोड़ के, प्रतिफल के अभाव को छोड़ के। संविदा तो प्रतिफल के अभाव में भी शून्य घोषित कराई जा सकती है, रद्द कराई जा सकती है, लेकिन गिफ्ट को इस बेसिस पे हम कैंसिल नहीं करा सकते कि कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज इट इज द वेरी बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द गिफ्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप जिस भी आधार पर शून्य घोषित करा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी डिफेंस ली जा सकती है, जिस जिस आधार पर शून्य घोषित करा सकते हैं उसी आधार पर गिफ्ट को भी करा सकते हैं, जैसे कि फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें। और इसके अलावा किसी भी आधार पर गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता है। एक चौथी बात और कि नथिंग कंटेंट इन सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी फॉर द कंसीडरेशन विदाउट नोटिस। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसने प्रतिफल देकर संपत्ति को खरीद लिया है, जिसने प्रतिफल देकर संपत्ति को खरीदा है, उसके राइट्स और उसको नोटिस नहीं है गिफ्ट के बारे में, उसके राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। ये टर्म है ट्रांसफरी फॉर कंसीडरेशन विदाउट नोटिस, ये काफी यूज किया गया है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। तो ये सप्रतिफल अंतरिति, सप्रतिफल अंतरिति, अंतरिति, तो ये सप्रतिफल अंतरिति जो है, जिसको सूचना नहीं है गिफ्ट के बारे में, उसके राइट्स तो प्रोटेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा ये देखिए इलस्ट्रेशन है जो थोड़ा सा क्लियर करता है। इलस्ट्रेशन बी को जरा हम देखें। B gives a lakh of rupees to B reserving to himself with B send the right to take back at pleasure 10,000 रुपए। यानी वो गिफ्ट करता है 1 लाख रुपए और वो ये कहता है कि मैं 10,000 रुपए कभी भी अपनी इच्छा से वापस ले सकता हूँ। तो इस तरीके से तो वो प्रोविजन नहीं कर सकता कि उसकी इच्छा के आधार पे वो गिफ्ट जो है शून्य हो जाएगा, नहीं कर सकता। तो इसलिए जो गिफ्ट है वो केवल 90,000 रुपए के संबंध में ही वैलिड है और 10,000 रुपए के संबंध में वो वॉइड है। 90 के संबंध में वो वैलिड है, पूरा गिफ्ट वॉइड नहीं है। यहाँ ए इलस्ट्रेशन में भी ए अपनी एक लैंड बी को गिफ्ट करता है और ये एग्रीमेंट होता है कि वो कभी भी जो है अपनी लैंड को वापस, द राइट टू टेक बैक द लैंड इफ बी डाइज बिफोर ए, यदि बी ए के पहले मर जाता है तो वो अपनी लैंड को वापस ले सकता है। बी डाइज इन एज लाइफ टाइम ए मे टेक बैक द लैंड, ऐसे वो ले सकता है उसको वापस, क्योंकि वो एक स्पेसिफाइड इवेंट की हैपनिंग पे जो रिवोकेशन है वो आधारित है, ना कि डोनर की विल के आधार पर। तो बी की मृत्यु जो है वो ए की लाइफ टाइम में ही हो जाए ऐसी घटना पर आधारित है, लेकिन ये घटना ए की विल पे आधारित नहीं है। इसलिए इस प्रकार का प्रोविजन अगर किया है रिवोकेशन के लिए तो ये जो प्रोविजन है वो वैलिड है। हाँ, यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर ही टाइटल, जो गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन होगा तभी प्रॉपर्टी में टाइटल पास होगा डोनी को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है जिन मामलों में। टाइटल टू द प्रॉपर्टी विल पास ओनली ऑन द रजिस्ट्रेशन।
अब एक क्वेश्चन काफी उठता है कि क्या रजिस्ट्रेशन के पहले गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है अगर अदरवाइज गिफ्ट डीड कंप्लीट हो चुकी है। तो हाउएवर डोनर कैन नॉट रिवोक गिफ्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ गिफ्ट डीड। अगर उसने गिफ्ट डीड डिलीवर कर दी है डोनर ने, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तब भी डोनर उसको रिवोक नहीं कर सकता है। इस संबंध में जो केस लॉ है, ये प्रिवी काउंसिल का बड़ा पॉपुलर केस लॉ है जिसको बहुत साइट किया जाता है, लैंडमार्क केस है ये, कल्याण सुंदरम पिल्लई वर्सेस करुप्पा। ये इसका साइटेशन मैंने दिया है AIR 1927 PC 42 और इक्विवेलेंट साइटेशन है 1926 SCC ऑनलाइन प्रिवी काउंसिल 64। ये प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है। इसमें सबसे पहली बार इस चीज को विचार किया गया था और कहा था कि भली रजिस्ट्रेशन ना हो, लेकिन वो गिफ्ट एग्जीक्यूशन के बाद कंप्लीट हो चुका है, अब डोनर के करने के लिए कुछ बचा नहीं है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो रजिस्ट्रेशन का काम करेगी, तो ये डोनर की कंसेंट पे आधारित नहीं है, इसलिए जो है वो गिफ्ट पूरा हो चुका है, उसको वो रिवोक नहीं कर सकता है, ऐसा प्रिवी काउंसिल का है। इसके बाद भी सब्सिक्वेंटली भी प्रिवी काउंसिल का एक जजमेंट आया था, उसमें भी यही मत व्यक्त किया गया था और कई हाईकोर्ट्स ने भी ये सेम व्यू है वो व्यक्त किया है इसके बारे में। जो केस लॉज हैं जैसे ये मद्रास हाईकोर्ट का AIR 1954 मद्रास 2015 एंड AIR 1954 इलाहाबाद 595, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी यही व्यू था और रिसेंटली ये 2007 का है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का भी यही व्यू है। तो ये जो साइटेशन है मैंने आपको इस मत के समर्थन में दे दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले भी यदि गिफ्ट की अदरवाइज सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है गिफ्ट डीड का, तो फिर डोनर उसको रिवोक नहीं कर सकता है। तो ये और एक खास बात है कि इस चैप्टर में जो भी प्रोविजंस हैं वो मुस्लिम विधि में जो दान किए जाते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। मुस्लिम विधि में बिना रजिस्ट्रेशन की भी गिफ्ट ऑरली भी किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ डिलीवरी कंपलसरी होती है, वहाँ जो है गिफ्टेड प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया जाना कंपलसरी होता है और डोनर का डिक्लेरेशन बहुत कंपलसरी होता है। तो वहाँ ये प्रोविजंस लागू नहीं है 122 से लेके 129 के। तो अब जहाँ तक हिंदू लॉ में भी ये था कि प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया जाना ज़रूरी था, लेकिन अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके आलोक में उस प्रोविजन का कोई महत्व तो नहीं रहा उस रूल का कि पोजेशन दिया जाना आवश्यक है। अब चाहे हिंदू लॉ में अगर हिंदू कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो उसको TP एक्ट की जो प्रोविजंस हैं ये 122 से लेके इनका ही पालन करना पड़ेगा। सो ये स्थिति थी। और एक और प्रकार का गिफ्ट है जिसके संबंध में भी इस चैप्टर के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया गया है, चल संपत्ति का किसी व्यक्ति द्वारा गिफ्ट किया गया है, अपनी मृत्यु की उसे आशंका थी और उस आशंका में उसने किसी चल संपत्ति का गिफ्ट कर दिया है, तो भी इस एक्ट के जो रूल्स हैं, ये जो प्रोविजंस हैं TP एक्ट के, ये अप्लाई उसके ऊपर नहीं होंगे। तो लास्ट में उन्होंने सेक्शन जो 129 है, ये सेविंग क्लोज है TP एक्ट में, तो 129 में उन्होंने ये कह दिया कि नथिंग इन दिस चैप्टर रिलेट टू गिफ्ट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ और शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोमडन लॉ। तो मोमडन लॉ को अफेक्ट नहीं करेंगे। और जो गिफ्ट मृत्यु की आशंका में, जिसको आसन्न मरण दान ये शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आसन्न मरण दान ये शब्द का, इसको एक फ्रेज है इसके लिए, डोनेशंस मोर्टिस कॉजा, ये आसन्न मरण दान जो किए जाते हैं लेकिन चल संपत्ति के, ये जरूर ध्यान रखें, उनके बारे में भी इस एक्ट की जो फॉर्मेलिटीज हैं, रजिस्ट्रेशन, रिटेन वगैरह, ये सब अप्लाई नहीं होती हैं। तो ये सेविंग क्लॉज 129 को इसको जरूर ध्यान रखें। तो ये था हमारा गिफ्ट। और गिफ्ट में एक बात है, जनरली पोजेशन दिया जाता है प्रॉपर्टी का, लेकिन डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, कोई कि इमीडिएटली पोजेशन देना आवश्यक हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखें गिफ्ट के रिगार्डिंग। तो आज के लिए इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में, और कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आपसे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।